हेलो लीगल लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फ्रॉम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए समझते हैं कि माइनॉरिटीज कौन होते हैं। माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक उन कम्युनिटीज को कहा जाता है जिन्हें अल्पसंख्यक कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल करती है। किसी स्टेट का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन माइनॉरिटीज को डिटरमाइन करता है। इंडिया में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन रिलीजन कम्युनिटी माइनॉरिटी माने जाते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये बात करता है कि इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले हर सेक्शन ऑफ सिटीजन का ये अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकता है। वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी को भी इंक्लूड करता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये बात करता है कि किसी भी सिटीज़न को रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और किसी भी और ग्राउंड पे स्टेट द्वारा एडेड और फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से डिनाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने की बात करता है। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1983। इस केस में ओरोवल इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड पे कि ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का वॉलेशन है। लेटर कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ओरोवल सोसाइटी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है जिससे सोसाइटी की किसी भी मैनेजमेंट अफेयर्स के चलते आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का वॉलेशन नहीं माना जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 हर सिटीजन को सिर्फ स्टेट से प्रोटेक्शन दिलाने की बात करता है और वहीं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 स्टेट के साथ किसी के भी अगेंस्ट अप्लाई हो सकता है जो इस राइट को वॉलेट करे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सभी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, फिर वो चाहे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कोई भी क्यों ना हो। और वहीं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 सिर्फ स्पेसिफिक रॉन्ग्स पर ही अप्लाई होता है, जनरली डिनायल ऑफ एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और वहीं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 डील करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन ऑल इंडिया रिपोर्ट 1951। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है जिसमें हर कम्युनिटी से सिर्फ फिक्स प्रोपोर्शन के स्टूडेंट्स को स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की बात की जाती है। पिटिशनर जो कि ब्राह्मण होता है वो इस ऑर्डर को कोर्ट में इस ग्राउंड पे चैलेंज करता है कि वो ऑर्डर रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पर एडमिशन देने से डिनाई कर रहा है। लेटर कोर्ट इस ऑर्डर को इनवैलिड करते हुए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वॉलेशन मानती है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी ऑल इंडिया रिपोर्ट 1954। इस केस में बॉम्बे गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है जो कि स्टूडेंट के एडमिशन्स को लैंग्वेज के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है। लेटर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर करते हुए ये कहती है कि इस ऑर्डर को तब भी वैलिड नहीं माना जाता जब ऑब्जेक्टिव नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना भी क्यों ना होता। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ स्टूडेंट्स को इनडिसिप्लिन और मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल्ड किया गया हो और जहां एडमिशन देने से इनकार कर दिया हो प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं होने के चलते। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 ये बात करता है कि सभी माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है। ये प्रोविज़न 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड किया गया था। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इस बात से डील करता है कि गवर्नमेंट अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करती है तो उन्हें दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन अमाउंट इतना होना चाहिए कि उनका ये राइट वॉलेट ना हो। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट रिलीजन
और लैंग्वेज के बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जिनको माइनॉरिटीज़ मैनेज और रेगुलेट करती हो। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहली वो जिनको स्टेट से मान्यता प्राप्त हो और स्टेट द्वारा फंडेड हों। दूसरी जिनको सिर्फ मान्यता प्राप्त हो और स्टेट से किसी भी तरह की कोई एड नहीं मिली हो। तीसरी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको ना ही मान्यता मिली हो और ना ही किसी तरह की एड। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज वर्सेस टी जॉश एंड अदर्स 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स सेट किए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने के लिए। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी गवर्निंग बॉडी चूज़ करना जो इंस्टीट्यूशन को ठीक से मैनेज कर सकें। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करना। टीचिंग स्टाफ जैसे कि टीचर्स, हेडमास्टर्स, साथ ही उन पे एक्शन लिए जाएं अगर वो अपनी ड्यूटी को ठीक से ना करते हों। एलिजिबल स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस से अपॉइंट करना और साथ ही रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर भी सेटअप करना और इंस्टीट्यूशंस के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी और एसेट्स का भी यूज़ करना। सेकंड प्रिंसिपल ये क्लैरिफाई करता है कि आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटीज़ को इक्वलिटी इंश्योर कराता है, ना कि उनको मेजॉरिटी से ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में रखने की। मेजॉरिटी के साथ कोई भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जनरल लॉज जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी ये सब पर अप्लाई होंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करना एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। किसी भी तरह का मेल एडमिनिस्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल ये बताता है कि स्टेट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास ये फ्रीडम है कि वो रैशनल प्रोसीजर का यूज़ कर किसी टीचर और लेक्चर को अपॉइंट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट अगर प्रोवाइड किए गए फंड को एक्सटेंड कर देती है तो उससे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेचर नहीं बदल जाएगा। स्टेट के पास ये राइट है कि वो ये इंश्योर कर सकती है कि दिए गए फंड्स का प्रॉपर यूज़ किया गया है या नहीं, बिना आर्टिकल 31 को डाइल्यूट करते हुए। डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑल इंडिया रिपोर्ट 1971। इस केस में यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर करती है कि यूनिवर्सिटी समेत सभी एफिलिएटेड कॉलेज केवल पंजाबी लैंग्वेज में ही स्टडी करेंगे। लेटर कोर्ट ये हेल्ड करती है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज़ को अपनी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। साथ ही राइट टू चॉइस ये भी इंक्लूड करता है कि उनके पास ये चॉइस है कि वो जिस भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 खुद में एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट चाहे तो नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है साउंड एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। साथ में राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई उसको यूज़ कर मेल एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन गुड वे में ही होना चाहिए। सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1963। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि स्टेट एक रेगुलेशन बना सकती है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश होने देने से प्रिवेंट करने के लिए जो कि अनहेल्दी सराउंडिंग्स में बन रहे हों और बिना किसी क्वालिफाइड टीचर्स के चल रहे हों। रेगुलेशन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन और डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। रेगुलेशन को फॉर्म करने का मेन मोटिव स्टूडेंट के बेनिफिट्स और इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर फंक्शनिंग सिक्योर कराना है, ना कि इंस्टीट्यूशन के राइट को रिस्ट्रिक्ट करना। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1974। इस केस में पिटिशनर्स जेसिट सोसाइटी सेंट जेवियर कॉलेज को अहमदाबाद में रन करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है। ये कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी होता है। पिटिशनर्स गुजरात यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 33A
40, 41, 51A एंड 52A की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं। पिटिशनर का ये कहना होता है कि ये सभी सेक्शन उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 को वॉलेट कर रहे हैं। सेक्शन 33A ये प्रोवाइड करता है कि यूनिवर्सिटी के सभी एफिलिएटेड कॉलेज को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी मैनेज करेगी, जिनमें वाइस चांसलर के थ्रू नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। सेक्शन 41 बताता है कि कॉलेज में टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी यूनिवर्सिटी करेगी। सेक्शन 51A ये प्रोवाइड करता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स को डिसमिस्ड और रिमूव कर सकती है। और सेक्शन 52B डील करता है गवर्निंग बॉडी एंड मेंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ के डिस्प्यूट से रिलेटेड। इन सभी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि ये सारे प्रोविजंस पिटिशनर्स के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 को वॉलेट कर रहे हैं, जिससे ये प्रोविजंस उन पर अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि ये कॉलेज का राइट है कि परमिसेबल रेगुलेटरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कॉलेज खुद से टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ये रेगुलेटरी मेजर्स उनके राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर फंक्शनिंग और मैनेजमेंट में यूज आने चाहिए। आंध्र प्रदेश क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1968। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करने से ज़्यादा पर्सनल कॉमर्शियल बेनिफिट को तवज्जो देते हों, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिए कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलने से रोका जाए। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1968। इस केस में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 12 को पिटिशनर्स ने चैलेंज किया, जिसमें यह प्रोविज़न गिवन है कि इस एक्ट के बेनिफिशियरी प्रोविज़न अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होंगे। लेटर सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट के लिए सर्टन स्टैट्यूटरी मेजर्स लिए जाने चाहिए, ताकि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और इसे आर्टिकल 30 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 30 की आड़ में कोई भी माइनॉरिटी स्कूल्स किसी भी टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2003। इस केस में पिटिशनर्स ने गवर्नमेंट के अननेसेसरी कंट्रोल के अगेंस्ट न्यूमरस पिटिशंस फाइल की। इंस्टीट्यूशन का ये मानना था कि इससे उनकी क्वालिटी एजुकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोर्ट ने इन पिटिशंस को कंसिडर करते हुए 5 क्वेश्चन फ्रेम किए। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और स्टाफ की अपॉइंटमेंट को रेगुलेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस और स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एडमिशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और स्टूडेंट की मेरिट को एडमिशन के दौरान इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, और एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट पर होना चाहिए और एंट्रेंस टेस्ट को स्टेट और यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आर्टिकल 31 पर वीडियो बनाऊं? कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा।